तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हुंकार कि 24 का एजेंडा हो गया है तैयार, इसी को लेकर आज बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर संसद के मॉनसून सत्र की। आप जानते हैं आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है और आज भी हंगामा फुल रहने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, विस्तार से आपको बताते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने के मुद्दे पर आज हंगामा तय है। अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने पर प्रदर्शन कर सकते हैं विपक्षी सांसद। आपको बता दें, अब से करीब आधे घंटे के बाद मतलब सुबह 10:30 बजे के आसपास विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद इस बैठक में शिरकत करेंगे ही, साथ ही विपक्षी दलों के जो अन्य साथी सांसद हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मणिपुर पर संतोषजनक जवाब न मिलने की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। यानी यह तय है कि अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ मणिपुर का मुद्दा भी लगातार गरमाएगा और ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहने के आसार। और इस बीच आपको बताते हैं, मणिपुर के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया है। मणिपुर के साथ है पूरा देश, ये अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। एक तरफ विपक्ष जो अभी भी सरकार की घेराबंदी कर रहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया मणिपुर के मुद्दे पर, वहीं दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट लिखते हैं, मणिपुर के साथ है पूरा देश, शांति और प्रगति दोनों होगी, हालात सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये बात जो अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई है। तो मणिपुर को लेकर संसद में विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर चर्चा के दौरान तीखे वार पलटवार हुए हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से सियासी आर पार देखने के लिए मिला। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। और अब सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। विपक्ष का अविश्वास संसद में औंधे मुंह गिरा सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पास हुए सर। मेरा सवाल आपसे यह है, लेकिन विपक्ष अभी भी कह रहा है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? वो बोल नहीं रहे। प्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रकाश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर?
मुझे लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे प्रकाश जावड़ेकर जी से। इस बीच में जल्दी से आपको लेकर चलती हूं। 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता और जैनेंद्र कुमार। सबसे पहले नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे। नीरज, जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के दौरान ही विपक्ष का वॉकआउट, विस्तार से सरकार की तरफ से जवाब दिए जाने के बावजूद विपक्ष का यह कहना कि साहब उसको मंजूर नहीं है, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ये तो पक्ष विपक्ष के बीच आर पार यूं ही बरकरार लगता है रहने वाला है। देखिए, आगे की रणनीति का इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब सबसे अहम दिन था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, यानी कि प्रधानमंत्री के रिप्लाई का, उस समय विपक्ष वहां से वॉकआउट कर गया। इससे साफ है कि विपक्ष बहुत ज़्यादा सुनने के मूड में नहीं है। विपक्ष चाहता तो है, बातें तो करता है, क्योंकि दोनों तरफ से राजनीति हो रही है और विपक्ष जो है वो राजनीति कुछ अलग तरह की कर रहा है। वो सरकार को घेरना चाहता है लेकिन बात सीधे नहीं करना चाहता। कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही और उनके एक्ट में भी ये दर्शाया गया, यानी कि जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया तो वो निकल गए। आज बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट का बिल है, वो सबसे महत्वपूर्ण। ऐसे में चर्चा होगी, बहुत मुश्किल लगता है। लगता यही है कि फिर वही हंगामे वाला आसार रहेगा और आने वाले समय में भी, यानी कि जो अंतिम सेशन, इस पूरे सरकार का जो अंतिम सेशन आएगा, विंटर सेशन, उस समय भी कमोबेश यही तस्वीर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और अब जो भी पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, ये मान के चलिए वो चुनावी दृष्टिकोण से हो रहा है, यानी कि आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखकर हो रहा है, क्योंकि सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि भले सड़क पे ना सही, यही मुद्दे की बात है जो नीरज पांडे इस वक्त बता रहे हैं कि अब जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ चुनावी एजेंडे को तैयार करने के लिहाज से किया जा रहा है। इस सब के बीच आपको बताते हैं अधीर रंजन चौधरी, जिनको निलंबित कर दिया गया, उसी को लेकर कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। अधीर रंजन चौधरी का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है, कह रहे हैं मनीष। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण पूरी तरह चुनावी भाषण था, यह भी कहा मनीष तिवारी ने। सुनिए। साथ मनीष तिवारी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद। क्या आज की रणनीति रहेगी और जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी का निलंबन हुआ, आप लोग कैसे इस पर रिएक्ट करें? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। संविधान की धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पूरी आज़ादी से, बेबाकी से अपनी बात सदन के पटल के ऊपर रखें। ये बात सही है कि कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत संसद चलती है, पर इस नियम कानूनों का ये मतलब नहीं है कि अपनी मेजॉरिटी का उपयोग करते हुए जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाया जाए। और इसलिए समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से एक अधिकृत निर्णय ज़रूरी है। और मुझे ये लगता है कि श्री अधीर रंजन चौधरी जी, जो कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में, उनका जो निलंबन हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये फिट केस है जिसमें हमको इसको चुनौती देनी चाहिए, कानूनी चुनौती देनी चाहिए। पर ये अधीर रंजन चौधरी जी पे निर्भर करता है कि वो किस तरह का रणनीति अख्तियार करना चाहेंगे। चूंकि आप सर नई और अहम बात बोल रहे हैं, आप वकील भी हैं वरिष्ठ और आप सांसद भी हैं, क्या ये जो कहा जाता है कि सदन के अंदर की जो गतिविधि कार्रवाई होती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट में उस पर सुनवाई नहीं हो सकती, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राजा रामपाल के केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, कि क्या आप अपनी जो बहुमत है संसद में उसका उपयोग या दुरुपयोग करके क्या आप विपक्ष की आवाज़ दबा सकते हैं? ये बुनियादी सवाल है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि श्री अधीर रंजन चौधरी के संदर्भ में इस चीज़ के ऊपर एक निर्णय ज़रूरी है। तो लोकसभा से अधीर रंजन चौधरी का निलंबन, और कांग्रेस साफ तौर पर इस मुद्दे को कह रही है कि साहब ये लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को जबरन दबाने जैसा है।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, आपने जो बातचीत की है मनीष तिवारी से, दर्शकों को अभी मैं वही दिखा रही थी, तो कुल मिलाकर ये तस्वीर साफ हो रही है कि अधीर रंजन चौधरी का मामला सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी लड़ने की तैयारी में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल, देखिए मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं और वकील भी हैं, और उन्होंने ये सलाह दी है कि अधीर रंजन चौधरी का निलंबन जिस तरीके से हुआ है, मनीष तिवारी की नजर में ये फिट केस है कि चुनौती दी जाए इस निलंबन को, और अदालत खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर गाइडलाइन दे। उन्होंने कहा है कि सांसदों को अपनी बात रखने का अधिकार है, नियम भी हैं, लेकिन इसका बहुमत का ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो विपक्ष की आवाज को उठने ही ना दें। तो मनीष तिवारी जो कि सीनियर वकील भी हैं, उनकी नजर में ये एक ऐसा मामला है जिसको कि अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए। हालांकि क्या इसको कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि संसद में फिलहाल विपक्षी दलों की बैठक चल रही है। 10:30 बजे सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है, जिसके लिए अधीर रंजन चौधरी फिलहाल संसद पहुंच गए हैं। अधीर रंजन चौधरी फिलहाल जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी क्या रणनीति बनाती है, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस का रुख इस मसले पर आक्रामक रहने वाला है, पूरे विपक्ष का रुख आक्रामक रहने वाला है। नजर आ रहा है अभी से जिस तरीके से सुबह 10:30 बजे इसी मामले पर खासतौर से कांग्रेस के जो सांसद हैं उनकी बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई है, और इस बीच विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने जोरदार पलटवार किया है। अधीर रंजन चौधरी को कांग्रेस ने बोलने का अवसर नहीं दिया। अधीर रंजन ने जब बोला तो गुड़ का गोबर कर दिया। कांग्रेस का इतिहास काला रहा, कांग्रेस में सुनने का दम नहीं है। कांग्रेस ने भारतीय वायुसेना से बमबाजी नॉर्थ ईस्ट में कराई थी। मतलब वो तमाम बातें जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जवाब में सदन के भीतर कही, उन्हीं आरोपों को दोहराते हुए कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर। कांग्रेस के नेता जब खड़े हुए तो भारत माता के टुकड़े की बात कह दी, भारत माता के अपशब्द की बात कह दी, और जो टुकड़े टुकड़े करने की सोच भारत के रखते हैं उनको कांग्रेस में शामिल करवा लिया। ये अपने आप में दिखाता है कांग्रेस की सोच क्या है। देश देख रहा है, तभी तो कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिल पा रही कि वो सदन में विपक्ष का उनका नेता बन पाए। लेकिन जो उनका नेता वहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी का है, विपक्ष का तो नहीं बन पाया, उनको भी कांग्रेस ने बोलने का अवसर नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी जी को जब भारतीय जनता पार्टी के और से ये कहा गया, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा स्पीकर साहब से कि हमारे टाइम में से दे दीजिए, जब अधीर रंजन जी बोले तो गुड़ का गोबर ही किया। ये पहले भी किया, आज भी किया। लोग इतिहास जानते हैं, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस का एक घिनौना चेहरा जिसके पीछे इनकी केवल राजनीति नजर आती है, सत्ता में आने के लिए कितना गिर सकते हैं वो देश ने कल भी देखा, और बिल्कुल भी दम नहीं सुनने का। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, ये जिस तरीके के सियासी वार पलटवार अब सुनने के लिए मिल रहे हैं, तय माना जाए मॉनसून सत्र के आज आखिरी दिन अब अधीर रंजन चौधरी पर होगा आर पार? बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा सत्र मणिपुर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हमलावर रहा, और हालत ये रही कि सदन से बिल तो पास होते रहे लेकिन उस पर चर्चा ही नहीं हो पाई। विपक्ष कहता रहा कि देखिए सरकार जो एक तरफा बिल पास कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर विपक्ष वॉकआउट ही करता रहेगा और सदन में हंगामा होता रहेगा तो फिर काम कैसे होगा। सरकार ने इस बीच में कई सारे बिल पास किए, कई महत्वपूर्ण बिल थे, और प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र भी किया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा रोमाना, कल अधीर रंजन चौधरी और वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन दोनों का नाम सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में लिया गया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी सदन में मौजूद नहीं थे। और वीरेंद्र सिंह मस्त जो कि बीजेपी के सांसद हैं, जब उनसे कहा गया कि आपने सदन की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं किया है, तो उन्होंने सदन में खड़े होकर के माफी मांगी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अधीर चौधरी ने ना तो माफी मांगी, ना वो सदन में मौजूद थे, इस वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, मामला प्रिविलेज कमेटी को भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का भी नाम था। लेकिन और एक और फर्क था ना, अधीर रंजन चौधरी को लेकर यह भी कहा गया कि साहब वो एक तरीके से हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो बार बार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और वो कभी माफी नहीं मांगते हैं। ये तमाम बातें भी कल सदन में कही गई। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आगे दिखाएंगे आपको राजस्थान में मध्य प्रदेश के सीधी जैसा कांड। राजस्थान का जयपुर और जयपुर से मध्य प्रदेश के सीधी जैसा एक कांड सामने आया है। जयपुर में एक दलित शख्स ने कांग्रेस के विधायक और एक बड़े पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। शख्स का आरोप है उसे किडनैप कर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने
उससे अपने जूते चटवाए और डिप्टी एसपी शिव कुमार भारद्वाज ने उसके ऊपर पेशाब कर दिया। इस मामले में जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ थाने में कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा और डिप्टी एसपी समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा ने इन आरोपों को सिरे से गलत बताया है। तो जूता चटा है, फिर पास में सब मोबाइल बंद करके और भाग ही गया उससे। पहले पैसा उड़ते फिर बंद कर दिया। एमएलए तो जूता चटा है, फिर पास में सब मोबाइल बंद करके और भाग ही गया। कांग्रेस विधायक गोपाल मीणा कह रहे हैं कि उन पर लगाए गए आरोप सरासर झूठे हैं। ये पूरा जमीन विवाद का मामला है और वो मानहानि का केस करेंगे। परम नवदीप और नवदीप सिंह दोनों ने अपने नौकर से ले जाके जो एक फर्जी केस करवाया है कि खुद माफिया है, उनकी जमीन है, 8 करोड़ में जमीन ली है और उस जमीन पे लोगों से कब्जा छुड़ाने के लिए ये वहाँ पे टोडालडी गांव में गए और टोडालडी गांव में जाके 50-60 गुंडे ले जाके उन पे मारपीट करने की कोशिश की और वहाँ धमकाया और उसके बाद में पुलिस वहाँ पहुँच के और इनके ऊपर एसटीएससी का मुकदमा दर्ज हुआ है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनका कोई आधार नहीं है, वो निराधार हैं और जिस प्रकार से इन्होंने जो कृतज्ञ किया है और झूठा केस एमएलए के ऊपर और डिप्टी के ऊपर लगाने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि इससे बुरी घटना और बुरी बात हो नहीं सकती। मैं इसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा। मैं आपको राजस्थान लेकर चल रही हूं। जयपुर से मनीष शर्मा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जरा समझते हैं। मनीष, मध्य प्रदेश वाला सीधी कांड, वहां पर वो वीडियो था जो जमकर वायरल हुआ था। यहां राजस्थान में ये जो जयपुर वाला कांड सामने आ रहा है, इसमें भी क्या कोई सबूत, कोई वीडियो सामने आया है या ये आरोपों के आधार पर है? और जो केस अभी तक पुलिस ने दर्ज किया है उसमें एक्शन क्या, कार्रवाई क्या? बिल्कुल रोमाना, जो आपने अंतिम सवाल पूछा कि पुलिस का क्या एक्शन है, तो चूंकि मामला सिटिंग एमएलए यानी गोपाल मीणा के खिलाफ है तो सीआईडी-सीबी इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि सामान्य पुलिस थाने में इस तरीके के मामलों की जांच नहीं हो सकती। इस पूरे मामले को समझने के लिए रोमाना 1 जुलाई 2023 को जो जमवारामगढ़ थाने में एक एफआईआर होती है, हमें उसे समझना होगा। डीजीपी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के पद से रिटायर हुए नवदीप सिंह और संगरिया से कांग्रेस की विधायक रही उनकी पत्नी परम नवदीप सिंह, इन दोनों की 75 बीघा जमीन जमवारामगढ़ क्षेत्र में, ये अपनी जमीन को खाली कराने गए या उसके साथ लगती हुई दूसरी जमीन थी जिस पर कुछ लोगों को धमकाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद थाने में SC/ST एक्ट का मुकदमा परम नवदीप और उनके पति नवदीप सिंह के खिलाफ 1 जुलाई को ही दर्ज कर लिया जाता है। इस बीच जो व्यक्ति जिसने ये आरोप लगाया है कि उस पर पेशाब किया गया, उससे जूते चटवाए गए, वो दरअसल नवदीप सिंह और परम नवदीप के घर में काम करने वाला व्यक्ति है। उसका ये कहना है कि विधायक और पुलिस के डिप्टी एसपी ने उसका अपहरण किया और 30 जून को उसके साथ जूते चटवाने और उस पर पेशाब करने की ये कार्रवाई हुई। यानी प्रथम दृष्टया मामला क्रॉस एफआईआर का है, जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। अब सीआईडी-सीबी इसमें जांच करेगी कि कौन सही कौन गलत। फिलहाल कोई वीडियो या पेशाब करने का या अपहरण करने का इस तरीके का इस घटना से जुड़ा हुआ सामने नहीं आया। तमाम जानकारी के लिए तो फिलहाल आरोपों के आधार पर ही ये मामला जो दर्ज किया गया है, कोई वीडियो आधार के तौर पर सामने नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, मैं हूं रुमाना इसार खान। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे 13 मिनट मतलब कुल 133 मिनट बोले। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया, विपक्ष के गठबंधन पर तीखा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की खूबियां जमकर गिनाई और बताया कि किस तरीके से देश में विकास ने मोदी सरकार के दौरान पकड़ी है रफ्तार। तो अब सवाल यह है कि 2024 में विपक्ष का कोई सीन है या सिर्फ मोदी पर ही देश को यकीन है? किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। कांग्रेस के पास न नीति है न नीयत है, लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना उसमें ये माहिर है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बिल्डिंग
विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है। उन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। संसद में 3 दिन और करीब 18 घंटे की बहस में जितनी बातें कही गईं, जितने इल्जाम लगे, जितने ताने कसे गए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सब का करारा जवाब दिया। चुन चुन कर जवाब दिया, एक एक को जवाब दिया। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का? विपक्ष की तैयार पिच पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पसंदीदा शॉट खेले, धुआंधार स्कोर किया, विपक्ष के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। वही तेवर, वही अंदाज, वही स्टाइल, कभी तंज कभी आक्रमण। प्रधानमंत्री मोदी संसद में आज फिर पूरे रंग में दिखे। वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन बोले और पूरी महफिल लूट ले गए। ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं, उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है। और मुझे विश्वास है
कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव भले ही मणिपुर हिंसा को लेकर था, लेकिन पीएम मोदी के भाषण में ज्यादातर वक्त विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर धारदार हमले किए। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है, लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है, और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड, और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है, और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष पर कविताई अंदाज में चुटकियां भी ली। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। अभी हालात ऐसे हैं, अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकले। जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके बही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। पीएम मोदी ने फिर वही बात नए तरीके से दोहराई जो उन्होंने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कही थी। इस बार विपक्ष से बोले कि 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएं। देश का विश्वास
मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं। और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रखूंगा। पीएम मोदी के भाषण को करीब 1.5 घंटे हो चुके थे, लेकिन जब पीएम मोदी के भाषण में मणिपुर का जिक्र नहीं आया तो विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने पीएम के भाषण के दौरान वॉकआउट किया। भरोसा नहीं होता है, वो सुनाने के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन सुनने का धैर्य नहीं होता है। अपशब्द बोलो, भाग जाओ, कूड़ा कचरा फेंको, भाग जाओ। इस तरह 5 साल के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव पर 11 घंटे 46 मिनट चर्चा हुई, जबकि 2023 के अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 18 घंटे चर्चा हुई। जिस मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वो सारे काम गिनाए जिससे मणिपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट में हालात बदले हैं। देखिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सांसद, उनके निलंबन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। विपक्ष ने रणनीति तय कर ली है। विपक्ष दोनों सदनों में निलंबन के इस मुद्दे को उठाएगा। मतलब सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा उठाया जाएगा। निलंबन पर संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है। तो अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा सियासी तौर पर गर्माता हुआ संसद के दोनों सदनों में विपक्ष अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के मुद्दे को उठाने की तैयारी में। लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं वो, और उनको निलंबित कल किया गया। इसी को लेकर अब विपक्ष की तैयारी संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाने की। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हालांकि कहा, हमने उनसे बोला था कि वो माफी मांग लें, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इस बीच किस तरीके से आर पार छिड़ा हुआ है इस मुद्दे को लेकर, वो देखिए। मैं बोला माफी मांगो, कम से कम खेद प्रकट करो, रिकॉर्ड में है ये। उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके इतना ही नहीं, जब भी कोई बोलते हैं कम से कम 10 मिनट का भाषण और किसी का सत्ता पक्ष के जो उत्तर देते हैं, डिबेट को उत्तर देते हैं, प्रश्न को उत्तर देते हैं, कम से कम 10 बार हर बार उठते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। ये इनका हैबिट बन गया है और बिना नोटिस देते हुए बेसलेस एलिगेशन करते हैं। बहुत ही गंभीर मसला है। संविधान की धारा 105(1) के तहत हर सांसद को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी पूरी आज़ादी से, बेबाकी से अपनी बात सदन के पटल के ऊपर रखे। ये बात सही है कि कुछ नियम कानून हैं जिसके तहत संसद चलती है, पर इस नियम कानूनों का ये मतलब नहीं है कि अपनी मेजॉरिटी का उपयोग करते हुए जो विपक्ष की आवाज़ है उसको दबाया जाए। और इसलिए समय आ गया है कि धारा 105(1) में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके क्या अख्तियार हैं, इसके ऊपर उच्चतम न्यायालय से एक अधिकृत निर्णय जरूरी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ
सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।